नमस्कार दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में आए हुए विगत वर्षों के प्रश्नों को। और इसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे कि आधुनिक भारत से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। अब पहला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, देखिए, पांडिचेरी। एक सूची 1 में है पांडिचेरी, गोवा, त्रानकेबार और सद्रास। और सूची 2 में है डच, फ्रेंच, पुर्तगीज और डेनिश या डेन। अब हम लोगों को इसमें से मैच कराना ये दिया है कि कौन से क्षेत्र पर जो है कि कौन से शक्ति का जो है कि अधिकार था, कौन सी यूरोपीय शक्ति का। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पांडिचेरी। तो पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। पांडिचेरी को मैच कराएंगे फ्रांसीसियों से, पांडिचेरी का फ्रेंच। फिर उसके बाद गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। फिर त्रानकेबार है, तो त्रानकेबार पर डेनिश और या डेन इनका अधिकार था। और सद्रास जो है ये डचों के अधीन था। तो इस हिसाब से हम मैच कराएंगे। तो देखेंगे कौन सा विकल्प सही हो रहा है। ए का 2, बी का 3 और सी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 4। इस तरह से ऑप्शन ये जो है कि सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली देश का नहीं था। इसमें से पूछ रहा है कि जो चारों यात्री दिए हैं, दुआर्ड बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नाओ नूनीज, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा यात्री जो है वो आपका पुर्तगाल का नहीं था। कौन सा यात्री पुर्तगाल का नहीं था। तो इसमें से जो पीटर मुंडी है, ये पीटर मुंडी जो है ये पुर्तगाल का यात्री ना होकर के या नागरिक ना होकर के ये जो है कि ब्रिटिशर्स नागरिक था। ये कहाँ का था, ये ब्रिटिश का था पीटर मुंडी। और बाकी जो सब हैं ये जो है कि फ्रांसीसी नागरिक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारत में अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है या है। पहला दे रहा है कि अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, ये बात सही है कि जब बंगाल को विजित कर लेते हैं अंग्रेज़ तो उन्हें जो है कि अपार धन और जनशक्ति की जो है प्राप्ति होती है। देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया। दूसरा दिया है कि अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत। ये दो कारण थे कि जो अंग्रेज़ जो है फ्रांसीसियों को हराने में भारत में सफल रहते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मतलब ये दोनों बातें सही हैं। मतलब भारत में अंग्रेजी सफलता के कई कारण थे, लेकिन उनमें से ये दो कारण जो है कि भी महत्वपूर्ण हैं। अब ये जो भारत और ये देखिए पूछा है कि अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच, तो अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच भारत में जो संघर्ष हुआ था उसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसे नाम से जाना जाता है कर्नाटक के युद्ध। कर्नाटक के युद्ध किससे, कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के मध्य जो है कि 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं और इनसे सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग तीनों कर्नाटक युद्धों की वो सन जान लीजिए कि कब वो हुए थे। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था ये हुआ था पहला 1746 से 48। कब हुआ था, 1746 से 48। पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 48। और पूछा जाता है इसमें कि कौन से युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, मतलब कौन सा युद्ध कौन से संधि से समाप्त होता है। तो ये जो पहला कर्नाटक युद्ध होता है ये 1746 से 1748 होता है। यह ऑस्ट्रिया का विस्तार युद्ध भी माना जाता है। ये क्या माना जाता है, इसे ऑस्ट्रिया का विस्तार युद्ध। मतलब ये लोग अपने अपने जगह पे लड़ रहे थे जिसका प्रभाव जो है कि यहाँ भारत में भी इन शक्तियों के ऊपर पड़ता है। तो इसे ऑस्ट्रिया का विस्तार युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध का जो तात्कालिक कारण था, कर्नाटक के पहले युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो था अंग्रेज एडमिरल
कार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी युद्धपोतों को बंदी बना लिया जाना। आप लोग पेपर और कलम लेकर के बैठिएगा, पेन, और चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। तो देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था आपका 1746 से 1748 के बीच, और यह ऑस्ट्रिया का विस्तार युद्ध नाम माना जाता है। इसका जो तात्कालिक कारण था वो अंग्रेज एडमिरल कार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी युद्धपोतों का बंदी बना लिया जाना। इसमें एक युद्ध हुआ था जो बार बार पूछा जाता है कि सेंट थोमे का युद्ध जो है कि कब हुआ था। इसी प्रथम कर्नाटक युद्ध में 1748 में हुआ था सेंट थोमे का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? सेंट थोमे का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच। तो ये सेंट थोमे का युद्ध इसी कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत हुआ था। और इसमें जो है कि इस युद्ध में फ्रांसीसी क्या होते हैं? फ्रांसीसी जीत जाते हैं और नवाब अनवरुद्दीन हार जाते हैं। कौन? मतलब फ्रांसीसी विजेता होते हैं, फ्रांसीसी विनर होते हैं, और जो कर्नाटक के नवाब रहते हैं उनका नाम रहता है अनवरुद्दीन, वो इस युद्ध में हार जाते हैं। और इस युद्ध, ये जो कर्नाटक का पहला युद्ध था जो 1746 से 48 के बीच चलता है, यह युद्ध जो है कि एक्सला-सापेल की संधि के द्वारा जो है कि शांत होता है। और इस संधि का जो परिणाम होता है वो ये होता है कि अंग्रेज़ों को मद्रास तथा फ्रांसीसियों को सेंट लुइस जो है कि मिला। मतलब अंग्रेज़ों को मद्रास वापस मिल जाता है और इनको फ्रांसीसियों को जो है वो सेंट लुइस मिलता है। फ्रांसीसियों को सेंट लुइसबर्ग जो है कि मिलता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध से इतने सारे तथ्य थे। अब देखिए, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य? तो ये हुआ था 1749 से लेकर के 1754। कब हुआ था? 1749, 1749 से 1754, 1749 से लेकर के 54 के मध्य हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। यह हैदराबाद का उत्तराधिकार युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि हैदराबाद के जो निज़ाम रहते हैं, निज़ामुल मुल्क आसफ जाह, इनके बेटे और मुजफ्फर जंग के बीच जो है उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होता है। इनके बेटे का नाम रहता है नासिर जंग, जिसका साथ देते हैं अंग्रेज़, और मुजफ्फर जंग जो इनका भतीजा रहता है उसका साथ देते हैं फ्रांसीसी और मुग़ल। तो इस तरह से जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है वो हैदराबाद के उत्तराधिकार युद्ध का जो है कि उत्तराधिकार युद्ध के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका, हाँ, तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था आपका, ये हुआ था 1756 ईस्वी में ये युद्ध प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1756 ईस्वी में। 1756 ईस्वी में प्रारंभ ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के बीच यूरोपीय सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। जैसे आपने पहला युद्ध पढ़ा था 1746 से 1748 के बीच, वो ऑस्ट्रिया का विस्तार युद्ध माना जाता है। तो इसी तरह से ये जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध है ये माना जाता है ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के बीच यूरोपीय सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार माना जाता है। इसके तहत क्या होता है कि 22 जनवरी 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। तीसरे कर्नाटक युद्ध में 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध, ये युद्ध भी बहुत पूछा जाता है। जैसे सेंट थोमे का युद्ध 1748, तो वैसे ये बार बार पूछा जाता है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था और फ्रांसीसी इसमें हार जाते हैं, और यह युद्ध अडयार नदी के किनारे हुआ था और 1760 में हुआ था। तो 1763 में यह युद्ध जो है कि पेरिस के संधि के द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध जो है कि समाप्त होता है। 1756 से चलता है 1763 तक। और पेरिस की संधि, जैसे उसमें पहला युद्ध जो था वो एक्सला-सैपेल की संधि से शांत होता है, उसी तरह से ये युद्ध जो है ये आपका शांत होता है पेरिस की संधि के द्वारा। 1763 ईस्वी में जो पेरिस की संधि होती है उससे यह युद्ध जो है कि शांत होता है। और इस युद्ध का तात्कालिक कारण रहता है तीसरे युद्ध का, वो रहता है कि तंजौर पर फ्रांसीसी सेना द्वारा हमला कर दिया जाता है। कहाँ पर? तंजौर पर फ्रांसीसी सेना के द्वारा हमला कर दिया जाना इस युद्ध का जो है कि तात्कालिक कारण बनता है। इस युद्ध का तात्कालिक कारण बनता है। चलिए, तो ये रहा आपने जो है कि जाना कि तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में आपने संक्षिप्त परिचय हमने आपको कराया। तो तीनों कर्नाटक युद्ध की कहानी आप जान गए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसके में जो है कि भारत में पूछा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का
ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, उसमें जो है कि रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध लड़ता है, ये युद्ध जीत जाता है, तो वहीं से इसको जो है कि माना जाता है कि इसने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। तो इसी को जो है कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में जो है कि संस्थापक माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, तो ये जो है ये इसको संस्थापित किया था बक्सर के युद्ध। बक्सर के युद्ध में जो है कि अंग्रेज़ों की सत्ता पूरी तरह से भारत में काबिज हो जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, मतलब कि बक्सर का युद्ध। अब देखिए बक्सर का युद्ध के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान जाइए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था और किन के बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 को। विथ डेट पूछा जाता है 22 अक्टूबर 1764 को जो है कि बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय कौन की संयुक्त सेना जो है कि अंग्रेज़ों से लड़ती है, और अंग्रेज़ी सेना का जो नेतृत्व करता रहता है उस व्यक्ति का नाम रहता है मेजर हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध में जो है कि परिणाम ये होता है कि मेजर हेक्टर मुनरो की जो अंग्रेज़ों की सेना रहती है वो युद्ध जीत जाती है, और प्लासी के निर्णयों पर जो मुहर लगा दी गई थी भारत में जो है कि अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला अब कोई नहीं है, इसमें वो मुहर और मुखर होकर के आती है, मतलब कि और अच्छे से परिपुष्टि ये बात प्रतिपुष्टि हो जाती है कि अब अंग्रेज़ों को का लोहा लेने वाला भारत में कोई नहीं है अंग्रेज़ों से। मतलब जितनी भी यूरोपीय शक्तियाँ आई थी उनमें अंग्रेज़ अपने आप को जो है कि स्थापित कर देते हैं सबसे आगे, और भारत की सत्ता पर पूरी तरह काबिज हो जाते हैं। ये जो है कि इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेज़ अपने अधिकार में ले लेते हैं तथा दिल्ली का मार्ग अब इनके लिए खुल गया। और बक्सर का युद्ध जो है कि भारतीय इतिहास में इस तरह से निर्णायक साबित होता है। P.E. रॉबर्ट्स ने जो है कि बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। तो ये इतिहासकार का कोटेशन भी पूछा जा सकता है कि किस इतिहासकार ने और किस युद्ध के बारे में कहा था कि जो है कि भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है प्लासी की अपेक्षा। तो बक्सर के युद्ध के बारे में बोले थे ये। देखिए यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो जहां प्लासी की विजय अंग्रेज़ों की कूटनीति का परिणाम मानी जाती है, क्योंकि उसमें जो है कि इनके जो नवाब रहते हैं उनके सेना को उनके कुछ जो है कि उनको मीर जाफ़र जो है कि मीर जाफ़र को अपनी तरफ मिला लेता है, जिस वजह से जीत जाता है रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन इसमें किसी भी तरह की कोई कूटनीति नहीं चली रहती है, इसमें सैनिक विजय ये प्राप्त करता है। अतः प्लासी के युद्ध ने अंग्रेज़ों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने जो है कि कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा निर्णायक युद्ध जो साबित होता है वो आपका होता है बक्सर का युद्ध, जो हमने डेट बताया कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुग़ल बादशाह के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो इसमें मुर्शिद कुली खां सही होगा। मुग़ल बादशाह के द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार जो है कि मुर्शिद कुली खां को माना जाता है, और वही था भी। देखिए इसमें एक सवाल और यहाँ से बनता है, नौ मतलब मुर्शिद कुली खां से लेकर के नजमुद्दौला तक, जब तक जो है कि अंग्रेज़ पूरी तरह से बक्सर के युद्ध जीत करके दीवानी और दोनों मामलों पर जो है कि अपना अधिकार नहीं कर लेते हैं, तब तक जो है कि बंगाल में नवाबों की नियुक्ति होती है। तो इस तरह से पहला नवाब जो मुग़ल सत्ता से स्वतंत्र अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित करता है वो रहता है मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां से लेकर के नजमुद्दौला तक 9 नवाब हुए थे, जिनके क्रम के बारे में पूछा जाता है। तो मैं उनके नाम बता रहा हूँ और विथ डेट बता रहा हूँ कि कब से कब तक कौन था। अब आप उन लोगों को जो है कि अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए मुर्शिद कुली खां जो रहता है ये रहता है आपका 1717 से 1727 तक, 1717 से 1727 तक।
1717 से 1727 तक ये रहता है। और इसके बाद जो है वो बनता है, इसके बाद बनता है शुजाउद्दीन। तो इसमें देखिए शुजाउद्दीन का भी नाम है। शुजाउद्दीन रहता है 1727 से 1739 ईस्वी तक। कब तक रहता है शुजाउद्दीन? 39 तक। इसके बाद बनता है सरफराज जो रहता है ये 1739 में ही रहता है। 1739 में सरफराज होता है। फिर अलीवर्दी खां, शुरू के देखिए चारों के नाम दिया है। अलीवर्दी खां 1740 से लेकर के 1756 तक, 1740 से 56 तक ये रहता है। अलीवर्दी खां के बाद बनता है सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब बनता है सिराजुद्दौला। ये रहता है 1756 से 1757 तक। प्लासी के युद्ध के समय यही रहता है। कौन? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। ये 1756 से 1757 तक, 1756 से मतलब 56 से 57 तक ये रहता है। फिर उसके बाद बनता है सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र बनता है। जगह नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए मीर जाफ़र बनता है। उसके बाद मीर जाफ़र 1757 से लेकर के 1760 तक होता है। फिर मीर कासिम बनता है, ये 1760 से लेकर के 1763 ईस्वी तक रहता है। पुनः मीर जाफ़र बनता है, ये 1763 से लेकर के 1765 तक। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध के समय जो है कि बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था आपका सिराजुद्दौला, प्लासी के युद्ध के समय। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र हमने जो कि बताया आपको भी। उसके बाद आखिरी जो बनता है वो रहता है नजमुद्दौला 1765 से लेकर के 1766 तक। तो इस तरह से इस एक प्रश्न के माध्यम से इतनी जानकारी आपको मिली। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1761 में, 1757 में, 1760 में, 1767 में। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 23 जून 1757 को। कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। देखिए अंग्रेज़ सेना नायक जो है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को इसमें पराजित किया था। और नवाब की सेना के 3 जो राजद्रोही रहते हैं, जो नवाब की सेना से बगावत कर जाते हैं, वो मीर जाफ़र जो कि बाद में नवाब बनता है बंगाल का, उसके बाद यार लतीफ़ रहता है, और फिर राय दुर्लभ। ये जो है कि 3 विद्रोही रहते हैं, जो 3 लोग गद्दारी कर देते हैं। और प्लासी के युद्ध से जो है कि अंग्रेज़ों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था फर्रुख सियर, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है आपका शाह आलम द्वितीय। इन्होंने जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की को जो है कि दीवानी हैंड ओवर की थी अपने हाथ से। देखिए इलाहाबाद की जो दूसरी संधि होती है वो होती है 16 अगस्त 1765 में। और इस संधि में जो है कि एक फरमान जारी किया जाता है मुग़ल बादशाह के द्वारा। शाह आलम द्वितीय ने एक फरमान जारी किया कि कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी जा रही है। देखिए जैसे ही अंग्रेज़ जब बक्सर का युद्ध जीतते हैं तो इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती हैं, और उन 2 संधियों से जो है कि सवाल पूछा जाता है कि दोनों संधियों में क्या क्या बातें कही गई थी। तो मैं आप लोगों के साथ दोनों संधियों और उनके जो प्रावधान थे वो शेयर कर रहा हूँ, और दोनों संधियों पर जो है कि किन के बीच हुई थी और कौन सिग्नेचर हस्ताक्षर करता था। देखिए जो पहली इलाहाबाद की संधि हुई थी वो हुई थी 12 अगस्त 1700 कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को जो हुई थी ये पहली संधि हुई थी। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी। और जो दूसरी हुई थी वो हुई थी 16 अगस्त 1765। सेम ईयर सेम है, मतलब 4 दिन के बाद। ये 12 अगस्त होती है, ये जो है कि 16 अगस्त, 4 दिन के बाद ये संधि होती। देखिए पहली जो संधि हुई थी, यह संधि हुई थी मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई थी। और इस संधि पर शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एवं क्लाइव ने जो है कि हस्ताक्षर किए थे। देखिए इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई थी। जो पहली इलाहाबाद की संधि हुई थी उसमें जो शर्तें रखी गई थी, उन शर्तों में से पहली शर्त यह है कि मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त के फरमान के जरिए बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी।
और जो दूसरा इसमें प्रावधान था वो था कि सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले लेकर दे दिया जाए। मतलब सम्राट को, जो मुग़ल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, उसको जो है कि अवध के नवाब उस समय थे, और उस समय अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला से उनके जो क्षेत्र के अंतर्गत आता था कड़ा और इलाहाबाद, ये क्षेत्र लेकर के जो है कि मुग़ल सम्राट को दे दिया गया। और जो तीसरा प्रावधान इसमें इलाहाबाद की पहली संधि में था वो ये था कि मुग़ल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। कितने? मतलब मुग़ल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। 26 लाख रुपया 26 लाख प्रतिवर्ष जो है कि पेंशन के रूप में। अब देखिए, जो चौथा प्रावधान था वो ये था कि इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों को उत्तरी सरकार की जागीर मिली। ये चौथा प्रावधान था। और तत्कालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुतखैरिन में लिखा है कि इस संधि की शर्तों को तय करने में उतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि इतिहासकार गुलाम हुसैन ने किस संधि को लेकर के ये कहा है कि इस संधि की शर्तों को तय करने में उतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। तो ये उन्होंने कहा था इलाहाबाद की पहली संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई थी, उसके बारे में। अब देखिए, इलाहाबाद की दूसरी संधि जिससे ये सवाल पूछा था, ये बना है कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। तो शाह आलम द्वितीय ने जो है कि उस समय तत्कालीन वो मुग़ल शासक थे, उन्होंने जो है कि इस पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए, यह संधि जो हुई थी इलाहाबाद की दूसरी संधि, यह हुई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच। किसके बीच हुई थी? ये हुई थी शुजाउद्दौला, अवध के नवाब और क्लाइव के बीच। और पहली जो संधि हुई थी वो शाह आलम द्वितीय से हुई थी। और इस संधि पर पहली वाली पर शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एवं क्लाइव के जो है कि ने हस्ताक्षर किया था। और ये जो दूसरी संधि हुई ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला और जो है कि क्लाइव के बीच हुई थी। देखिए, अब इसमें जो इस संधि में भी 4-5 प्रावधान हैं, मुख्य प्रावधान, उनमें से हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला जो प्रावधान था वो ये था कि अवध का राज्य कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया। मतलब कि उसमें अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र लेकर के नवाब को दे दिया गया था। इसमें जो है कि इस मतलब कि कड़ा और इलाहाबाद के जो क्षेत्र था इसको छोड़ करके बाकी सब जो है कि नवाब को दिया गया। और कंपनी को जो है कि 50 लाख रुपए तथा चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुए। कंपनी को 50 लाख रुपए और चुनार का दुर्ग जो है ये अवध से प्राप्त हुआ। और तीसरी जो इसमें शर्त थी इस संधि के तहत वो ये थी कि वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेज़ों की संरक्षिता में राजा बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया, परंतु यह राजा अवध के अधीन ही माना जाएगा। और जो चौथा प्रावधान था वो ये था कि अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा कंपनी को प्राप्त होगी। ये इस बात पर सहमति बनी कि अवध में जो है कि बिना किसी टैक्स के लिए जो है कि बिना कोई टैक्स पे किए कंपनी व्यापार करेगी। और पांचवा जो प्रावधान था वो ये था कि अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी जाएगी। चलिए, अब इस प्रश्न के माध्यम से इतनी जानकारी आपको मिली। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि सूची दिया है और सूची 1 को सूची 2 से जो है कि मिलान करना है। देखिए, इलाहाबाद की संधि, एक्सला सैपल की संधि, लाबुर्दिनोस द्वारा मद्रास पर अधिकार और डुप्ले की जो है कि पदच्युति। अब इनमें से जो है कि 2 तो आप जान गए हैं। एक्सला सैपल की संधि जो हमने बताया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में 1748 में होता है। एक्सला सैपल की संधि, उसी संधि के द्वारा जो है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है शांत होता है। ये देखिए एग्जाम पूछा गया है, री एग्जाम में 2016 के री एग्जाम में पूछा गया है। और इलाहाबाद की संधि आप जान ही गए 1765 में। ये भी नहीं दिया है कि पहली और दूसरी, तो अगर केवल इलाहाबाद की संधि दिया है सन 1765, तो दोनों 1765 में ही हुई थी, तो इसको मैच करा लेंगे हम। देखिए, इलाहाबाद की संधि से हम मैच कराएंगे, इलाहाबाद की संधि ये मैच कराएंगे 1765 से। और एक्सला सैपल ये 1748 कर्नाटक के प्रथम युद्ध में जो है कि ये संधि हुई थी। और लाबुर्दिनोस द्वारा मद्रास पर अधिकार, इसका मैच कराएंगे हम 1746 में, जब जो है कि कर्नाटक युद्ध शुरू होता है, तो उसमें लाबुर्दिनोस द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746। फिर उसके बाद डुप्ले की पदच्युति 1754, डुप्ले पद से हटा दिया जाता है 1754 में। तो इसको हम देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है। देखिए, अब इसको हम देखेंगे। हाँ, देखिए, ए का मतलब कि A4 से मैच कर रहा है,
ए का 4, अगर एक भी कोई मैच करा लिया होगा तो वो सही विकल्प पकड़ लेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन सा इसका सही है, ऑप्शन बी जो है कि सही है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्योंकि देखिए ऑप्शन बी इसलिए सही है, हाँ हमने जो भी बताया उस बातों को लिंक करके आप समझ जाएंगे ऑप्शन बी सही है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये आज का आखिरी सवाल भी है। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह और जो है कि दलीप सिंह। तो महाराजा दलीप सिंह जो हैं ये सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे, जिन्होंने कब से कब तक शासन किया था? 1843 से कब तक? 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया था। 1843 से 1849 ईस्वी तक इन्होंने जो है कि शासन किया था। तो आज इतना ही, और अगर आप लोगों को आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।